नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा। 7 निकाय के चुनाव हुए और इन 7 निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़ी जीत मिली। एक जीत पंचकूला नगर निगम से और दूसरी रेवाड़ी नगर परिषद से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को सोनीपत से नगर निगम चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन अंबाला में न तो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली और न कांग्रेस पार्टी को। दूसरी तरफ अगर पालिका चुनाव की बात करें तो पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 7 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन जीत का दावा कर रहा था और कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए यह दावा कर रही थी कि हम जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों की इस अग्नि परीक्षा में कौन सी पार्टी को ज्यादा सफलता मिली और किस पार्टी को इस चुनाव में बहुत बेहतर सफलता नहीं मिली, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चुनाव शहरी चुनाव माना जा रहा था और इस चुनाव में यह भी माना जा रहा था कि जब भी कोई शहर का चुनाव होता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन रेवाड़ी को और पंचकुला को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी अगर विपक्ष की बात करना चाहें तो कांग्रेस पार्टी जो इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी उसका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो जीत मिली है वो सिर्फ सोनीपत नगर निगम में ही जीत मिली है। बाकी जगहों पर यह जरूर मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन उस आशीर्वाद में और सिंबल पर चुनाव लड़ने में फर्क होता है। अब कुछ सवालात हैं, उन सवालों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। अगर अंबाला की बात करें तो शक्ति रानी शर्मा एचजेपी की मेयर विजेता रही और वार्ड की बात कर लेते हैं। 20 वार्ड में बीजेपी गठबंधन को 8, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 9 सीटें गई हैं। ये अंबाला का खाका आप देख सकते हैं। पंचकुला नगर निगम के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। मेयर पद के विजेता कुलभूषण गोयल रहे भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी को जहां 10 पार्षद यहां विजयी रहे, कांग्रेस पार्टी के 9 और अन्य के खाते में 1 गया। लगभग 50-50 पार्षद के लिहाज से देखें तो। उकलाना की बात कर लेते हैं। सुशील साहू निर्दलीय विजयी हुए चेयरमैन के पद पर। सांपला से पूजा निर्दलीय, धारूहेड़ा से कंवर सिंह निर्दलीय जीते। ये नगर पालिका का रिजल्ट है। ये चेयरमैन पद के विजेता हैं। रेवाड़ी नगर निगम की बात कर लेते, रेवाड़ी नगर परिषद की बात करेंगे। रेवाड़ी से चेयरमैन पद के लिए पूनम यादव जीती हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वार्ड की बात करें तो बीजेपी को 5 पार्षद यहां पर जीते हैं, कांग्रेस के 3 और अन्य के खाते में 23 सीटें गई हैं पार्षद के लिहाज से। सोनीपत में मेयर विजेता निखिल मदान कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी को जहां 10 पार्षदों ने जीत दिलाई है, कांग्रेस पार्टी को 9 और अन्य के खाते में 1 गई है। अलग अलग नगर निकायों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। रेवाड़ी में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदर्शन चेयरमैन के हिसाब से ठीक रहा, लेकिन पार्षद के लिहाज से कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी को तो 3 सीटें मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी 5 से संतोष करना पड़ा। तो बहुत बेहतर स्थिति में यहां हम भारतीय जनता पार्टी को भी पार्षद के लिहाज से नहीं आंक सकते हैं। अब इस पूरे समीकरण को देखते हुए खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। सवाल क्या है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। उन सवालों पर आज की चर्चा आधारित है। निकाय चुनाव में गठबंधन सरकार कितनी सफल रही, जैसा कि पहले दावा किया जा रहा था, उन दावों में कितनी सच्चाई है। सिंबल पर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी रहा। निकाय चुनाव में जेजेपी खाता क्यों नहीं खोल पाई, जेजेपी का खाता नहीं खोला। और निकाय चुनाव पर किसान आंदोलन का असर कितना रहा, जिसको लेकर हम कल भी बात कर रहे थे, आज फिर बात करेंगे। नगर निगमों में मतदान कम हुआ, इसका फायदा कौन सी पार्टी को मिला या नहीं मिला। ये कुछ एक सवाल हैं जो चर्चा का विषय है।
और इन नतीजों का असर क्या पड़ेगा आने वाली हरियाणा की राजनीति पर, क्योंकि जनता ने जो अपनी तरफ से वोट किया है उस वोट से खुलकर यह नहीं कहा जा सकता कि यहां पर बहुत बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। निर्दलियों के लिहाज से देखें तो यह चुनाव बेहतर माना जाएगा। यह सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे मैं परिचय आपका कराऊंगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन चुनाव के नतीजों की जहां तक बात हम कर रहे हैं, इनसे क्या यह माना जाए कि इन चुनाव के नतीजों से आने वाली हरियाणा की राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। यशवंत भारद्वाज मेरे साथ जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। प्रदीप नरूला है राजनीतिक विश्लेषक। नरूला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। और संगीत शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। संगीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। यशवंत भारद्वाज जी से पहला सवाल लेंगे। यशवंत भारद्वाज जी, गठबंधन सरकार के लिए ये परीक्षा का समय था, इसको लेकर हम कल भी बात कर रहे थे, और कल जब हम बात कर रहे थे आपकी पार्टी के प्रवक्ता से तो उनका यह कहना था कि सातों निकायों में हमारी जीत होगी। हालांकि मैंने कहा था एक बार फिर आप सोच लीजिए, आप स्पष्ट बताइए, खुलकर आपको क्या लगता है, ईमानदारी से बताइए। फिर भी यही कहा कि ईमानदारी से कह रहा हूं, सातों जगहों पर हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन सातों जगहों पर आप लोगों को जीत नहीं मिली। हां, दो जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, रेवाड़ी और दूसरा जो पंचकुला की बात करेंगे, दो जगहों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पहले तो मैं सबसे हेलो जी सर, सुन पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे रेवाड़ी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और जितने भी रेवाड़ी निवासी हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं इस जीत के लिए कि उन्होंने एक सही पार्टी को और एक सही कैंडिडेट को चुना। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि सही प्रदर्शन सभी जगह हम नहीं कर पाए। जनता जनार्दन है, तो इन्होंने जो भी हमें मत दिया हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ, मैं रेवाड़ी से हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेवाड़ी में कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है जनता ने। तो किसी भी प्रकार का हमारे को यहाँ पे किसी भी वार्ड में कहीं पर भी कांग्रेस हमारे को नहीं हरा पाई। हमने 31 वार्डों में से 27 वार्डों में जीत हासिल की है चेयरपर्सन के लिए। और जगह हरियाणा में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं हम अच्छे कंपटीशन में रहे हैं। ठीक है, आपकी बात की कई जगह पर हम नहीं जीत अपनी दर्ज करा पाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता और लोगों ने हमसे पूरा विश्वास जताया है। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ मतों से हम कई जगह पर रह गए। जी सर। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, सोनीपत की सीट जीतकर खुशी हो रही है या बाकी गंवाने का गम है? शमशेर जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो 3 मेयर बने हैं और नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं और हमारे जो साथी पार्षद बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं वो जनहित में अच्छा कार्य जनता के लिए करेंगे। ये मेरी उनसे अपील भी है। और दूसरा, जैसे आपने सवाल किया कि भाई कांग्रेस कैसा फील कर रही है, कांग्रेस अपने काम के अंदर विश्वास रखती है और कांग्रेस की जो सोच थी उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से हरियाणा में सफाया हो चुका है। एक सीट आप देख लो, वो पंचकुला की 2000 से और रेवाड़ी की 2000 से, जबकि सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग खुले तौर पर किया गया। कितने मुख्यमंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, हरियाणा की सारी फोर्स और सारे सरकारी अधिकारी इस चुनाव जिताने के लिए लगा दिए।
और भारी भरकम पैसा, करोड़ों अरबों रुपए इस छोटे से चुनाव के ऊपर सरकार ने खर्च किए। दारू, घर घर दारू बांटी और मुख्यमंत्री जी जा जाके झूठी घोषणाएं, हर प्रकार का अप्रूवल वोटरों को दिया गया। उसके बाद क्या कुछ नहीं, हमेशा ये छोटे चुनाव पंचायत के, नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, सरकार के पक्ष में होते हैं। मगर जनता ने इनको अपना पूरा आईना दिखा दिया भी आज सरकार के पल्ले कुछ नहीं है। और जबकि कांग्रेस पार्टी तो पहली बार, जब से कांग्रेस बनी है तब से पहली बार नगर पालिका मतलब मेयर का चुनाव लड़े। जब हमने 3 नगर निगम के चुनाव, जैसे सोनीपत, अपना अम्बाला और आपके सामने पंचकुला कांटे की टक्कर के अंदर 2000 से लगभग वो जीतते हैं। क्या जीत है। पूरी सरकार कितनी बार मुख्यमंत्री जा लिए, हिमाचल का मुख्यमंत्री आ लिया, केंद्र के मंत्री आ लिए, सबकी भी फोर्स लगाने के बावजूद भी जब इनकी सरकार है 4 साल का बाकी पड़ा है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, आज सरकार की नीतियों से, सरकार से प्रदेश की जनता पूरी तरह से नाराज है। हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग का नागरिक इनसे नाराज है, इनसे मुक्ति चाहता है। आप देखिए इन्होंने सारे नगर निगम में और नगर पालिका में उतारे, जितने कितने सारे कांग्रेस से तो जो भी आजाद था उनको समर्थन किया। हमारा उद्देश्य एक था कि हमें सरकार के प्रत्याशी को हराना है। हमने इसलिए आजादों को मदद कर दी और इनको दे दी तुम्हारा। अब ये पूरी तरह से छटपटा रहे हैं। मेरे साथी कह रहे थे कि हम तो जीतते, कहाँ जीतते हो आप लोग, कहाँ जीतते हो। सब जगह इन्होंने मेरा नंबर आ जाते ना, तो सब जगह बजरंग दास जी, सर मेरा आप नंबर लोगों आएगा को- तब बोलूंगा जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा। ये तो बजरंग दास जी, आप लोगों को ऐसा लग रहा था, एक छोटा सा सवाल कई बार दिमाग में आता है, मैं पूछ भी लेता हूं जब भी चर्चा होती है। पूछो। आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार के खिलाफ सब कुछ जा रहा है, तो बाकी जो पालिकाएं रही वहां पर आप लोगों ने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं खड़े किए? अगर वहां पर आज आपने प्रत्याशी खड़े किए होते, आपने कहा कि हमने समर्थन तो दे दिया था निर्दलियों को, लेकिन अगर वहां कांग्रेस के सिंबल पर लोग चुनाव लड़ते तो आज ये कहने को होता कि कांग्रेस पार्टी, आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि चार जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधान बनाए, 2 जगह पर बीजेपी ने बनाए, 1 जगह अन्य पार्टी के खाते में चली गई, आप ये कहने की स्थिति में होते। ये कहाँ चूक हुई आप लोगों से जब इतना भरोसा था? तो हाँ शमशेर जी, ये बात ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। सारे फैसले ऊपर जो हमारे सीनियर नेता है स्टेट के और राष्ट्र के, उनको आप सलाह करके आपसी से करते हैं। उनका ये फैसला था, प्रथम चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, मेयर के अंदर हम कांग्रेस के प्रत्याशी का सिंबल से लड़ाएंगे, बाकी खुले छोड़ दिए और जो चाहे जिसकी मदद कर ले। तो कांग्रेस से बाकी जात उम्मीदवारों की मदद कर दी। हमारा उद्देश्य एक था कि जब भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाना, जो जनता इनसे दुखी है, जिस प्रकार के ये 3 कृषि काले कानून लेके आई है, जिससे आज हमारा आप सामने है शमशेर जी, 35 दिन से कड़ाके की ठंड के अंदर किसान दिल्ली के चारों तरफ लाखों की तादाद में बॉर्डर पे बैठा है और हर जगह देश के कोने कोने में प्रदर्शन जिला, गांव, ब्लॉक स्तर पे कर रहा है। और यहाँ तक कि कितने किसानों की मौत हो चुकी। ठीक है, 40 किसान लगभग। चलिए चर्चा एक मिनट बजरंग दास जी, ठीक है, चर्चा आगे भी, मेरे साथ और मेहमान भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरोला साहब मेरे साथ बने हुए, प्रदीप नरोला जी, ये चुनाव के नतीजे आए हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित कांग्रेस पार्टी को भी नहीं होना चाहिए क्या, या बहुत ज्यादा जो बीजेपी दावा कर रही थी उनमें बीजेपी जेजेपी को सफलता नहीं मिली? इन चुनाव ने क्या क्या साबित किया है? इस चुनाव में कांग्रेस में अन्य दलों के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं। जहां तक बीजेपी शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है,
और नगर पालिका, नगर परिषद के जो चुनाव है और निगम के जो चुनाव है वो सही मायने में शहरी क्षेत्र के चुनाव। तो इसलिए जिन उम्मीदों पर बीजेपी को खरा उतरना चाहिए था, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, रही बात कांग्रेस की, मेरे कांग्रेस के साथी बजरंग जी बड़े उससे कह रहे थे कि हमें तो लीडरशिप करना था। जनाब, आपके पास तो पहलवान भी लीडरशिप करने के लिए, अगर पूरे पहलवान होते तो शायद आप दावा करते कि हमने चिट दिया। तो आप बाहर के पहलवान लाकर अगर बीजेपी को चिट करके खुश हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से राजनीति में बहुत बड़ा इनके लिए फॉरवर्ड नहीं है, बहुत अच्छा कदम नहीं। रही बात जेजेपी, जैसे कि जेजेपी धारगुड़ा की मेरे पड़ोस की है, जिस तरह का प्रदर्शन गठबंधन का रहा, मेरे हिसाब से गठबंधन के लिए ये चिंता का विषय है और इस पे उन्हें मंथन करना है कि कहाँ चूक हो रही है और कहाँ इस तरह के कदम उठाने से कहाँ लोग नाराज हैं। नरूला साहब, थोड़ी सी आवाज में कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस है, सही तरीके से आ नहीं पा रही है। आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरी टीम, जो टेक्निकल टीम है, आवाज थोड़ा ठीक कराए। तब तक मैं संगीत शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। संगीत शर्मा जी, आपसे मेरा यही सवाल कि इस चुनाव ने क्या दिखाया है, जनता ने क्या, हालांकि निकायों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा ना तो वोटिंग हुई, एक रेवाड़ी को छोड़ दें, बाकी 3 निकायों को छोड़ दें, तो जो पालिकाओं को छोड़ दें, तो नगर निगमों में बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ। और ऐसे में जो उदासीन होता है वोटर, उसकी उदासीनता इस चुनाव में देखने को मिली। लेकिन जो रिजल्ट आए वो भी इस तरीके से जनता ने दिया है कि कोई पार्टी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो सर, मैं जो हमारे कैंडिडेट अब जीते हैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ये जो चुनाव था, ये चुनाव वैसे तो सारा भाईचारे का होता है छोटी निकाय में, नगर निगम में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। इस बार बीजेपी और जीजेपी ने जो गठबंधन से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे इस चुनाव का रूप ही बदल गया है। उनका मानना ये था, मेरे अकॉर्डिंग, कि हमारे पास अभी खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि किसान का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा चला हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा, और जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं उनमें उनकी थोड़ी सी जीत हुई है। तो ये कहने को हो जाते हैं कि अगर वो जीत जाए तो भाई लोग हमसे नाराज नहीं है, कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, कुछ किसान हैं जो हमसे नाराज है, मुद्दा हम सुलझा लेंगे और राजनीति हमारी बरकरार है। लेकिन ये जो चुनाव रहा, ये पूरा हमने जो देखा 20 दिन का, जो उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया है। जैसे बजरंग दास जी ने बताया कि हम पहली बार इस पे सिंबल पे लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो कभी सिंबल पे नहीं लड़ती छोटे चुनाव में, क्योंकि छोटा चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। और इस बार जो रिजल्ट आए हैं, जो मैंने आंकलन किया है, जो मैंने हर जगह देखा है, सारी चीजों को विशेष रूप से समझा है, उसमें जो व्यक्ति विशेष का रूप हैवी रहा है। जो भी कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी ने उतारा हो, चाहे वो कांग्रेस ने समर्थन दिया हो, चाहे निर्दलीय हो, वो व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा इसमें अपने वोटों को और अपने वोटरों को लेने में समर्थ रहा है। कारण है क्योंकि ये छोटे चुनाव है, इसमें हर व्यक्ति का पता लग जाता है किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया, किसका प्रेशर आया है, किस वोट में अब दारू चली है, किस वोट में उनका कुछ और प्रलोभन दिए गए हैं किसी तरह के। तो वो सारा मिलजुल के जो रिजल्ट आया है, इसमें हम बहुत बड़ी ना तो बीजेपी की हार कह सकते, क्योंकि भाई बीजेपी अगर हारी है तो उन्होंने कैंडिडेट ऐसे चुने हैं अपने कि जिसमें पूरा दल बल लगा के जिताने की कोशिश करी है, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हुए हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, इस पूरे चुनाव में किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हैवी रहा है, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं, बजरंग दास जी ने जैसे कहा कि हम सिंबल पे कुछ जगह लड़े हैं, और उकलाना में अब चुनाव था, जैसे कि इन्होंने अपना कैंडिडेट कांग्रेस का, जिसका समर्थन करके गए थे ये, वो समर्थन का कैंडिडेट चौथे नंबर पे रहा है, और बीजेपी और जेजेपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे रहा है। कारण उसका क्या रहा कि कांग्रेस की तरफ अगर सरकार लोग होते तो एक तरफा वो फर्स्ट आता, जीत जाते, लेकिन अगर बीजेपी से नाराजगी होती बहुत ज्यादा तो वो कैंडिडेट चौथे नंबर पे होता। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वो सारे व्यक्ति विशेष की पहचान के रूप में हुए हैं कि हमारा किससे क्या बात बनती है, कौन कैंडिडेट कितने पानी में है, किसका कितना
लेन देन है, राजनीतिक स्वरूप क्या है, वो सारी चीजों का आकलन करके यहाँ पे रहा है। रही बात पंचकुला और रेवाड़ी की, वो एक थोड़ा सा बड़ी सिटी हो जाती है जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं। वहाँ के लोग निराशा रूप में इस रहे हैं, क्योंकि ना तो लोग किसान को भूल सकते हैं और ना बीजेपी की जो आज के दिन खिलाफत हो रही है उसकी वजह से लोग नाराज रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात पे तो मंथन करना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी राज्य की बीजेपी हो, चाहे हमारे केंद्र की बीजेपी हो, कि जितनी जल्दी किसान आंदोलन ये खत्म कर सकते हैं उतनी जल्दी सरकार को फायदा होगा। अदरवाइज धीरे 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 सब लोग इनसे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी का होता है बड़े लेवल पे, तो एक तरफा आज कांग्रेस मार्केट में ज्यादा हैवी है, और कोई मुद्दा ना हो तो किसान मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। और ये छोटे इलेक्शन है, इसमें अगर बीजेपी को थोड़े बहुत वोट मिले भी हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रशासन का रोब रहा है, प्रशासन का एक सहयोग रहा है उसके साथ, और व्यक्ति विशेष के जो चुनने पे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे अच्छे लोग हैं, छोटे इलेक्शन है, उनको अगर आप अच्छी टिकट पे अपनी टिकट पे खड़ा करते हैं तो उसका एक अपना प्रभाव रहता है। जो लोग भूल जाते हैं कि बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, हमें मोदी से क्या है, हमें तो अपने चेयरमैन से मतलब है, वो चेयरमैन तक बीजेपी कहीं अपने खामियों को भुलाकर इस चीज में खड़ा करना चाहती थी, और उसमें मेरे हिसाब से नाकाम रही है। आगे पंचायती इलेक्शन इनके आने वाले हैं, हम तो यही चाहेंगे कि पंचायती इलेक्शन में भी ये इलेक्शन भाईचारे के हैं तो भाईचारे के ही बने रहे, और ना कि ये पार्टी के मुद्दे बने। राजस्थान में जीत इनकी रही, जिसकी वजह से सिंबल पे लड़ने की वजह से इन्होंने यहाँ पे एक ट्रम्प कार्ड खेला, और वो ट्रम्प कार्ड कहीं कहीं हमें फेल होता दिखाई दिया। ठीक है संगीत शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास अभी दोबारा से। नरोला साहब से हम बात कर रहे थे, उनसे बात पूरी नहीं हो पाई थी। प्रदीप नरोला जी, थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही थी, लेकिन व्यक्तिगत चुनाव को लेकर बात हुई। संगीत शर्मा जी ने कहा कि ये जितने भी चुनाव लड़े हैं जिन नेताओं ने, वो चाहे पार्षद का लड़ा हो, चाहे मेयर का या फिर चेयरमैन का चुनाव लड़ा हो, वहाँ पर चेहरा महत्वपूर्ण रहा है। दूसरा ये कि, और एक बात ये कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन न करना, गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन न करना, वो क्या संकेत दे रहा है? हालांकि 2 जगहों पर जीते जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। निर्दलीय तक मुकाबला दे रहे हैं, निर्दलीयों ने भी बहुत अच्छा खासा मुकाबला दिया, और एक निर्दलीय मेयर प्रत्याशी अंबाला से जीत भी गए हैं। देखिए शमशेर, सीधी सी बात ये है कि बीजेपी के लिए सिंबल पे चुनाव लड़ना, चाहे बेशक भाईचारे का चुनाव हो, ये नया नहीं। बीजेपी हमेशा निकाय के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ती आई। सबसे पहले बात ये है कि बात ठीक है कि बीजेपी ने भी, लोगों ने बीजेपी से नाराजगी इस चुनाव में साफ दिखा दी, लेकिन किसी दूसरे दल को, चाहे वो कांग्रेस हो, बेशक कांग्रेस ये कहती हो कि हमने समर्थन दिया था, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हमारा विश्वास किसी दूसरे दल में भी नहीं। जहां तक निर्दलियों का सवाल है, ये उनकी नाराजगी जो लोगों की थी, जो बीजेपी की नीतियों से थोड़े बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि नाराजगी कायम है। और रही बात ये छोटे चुनाव की या निकाय के चुनाव की, इस बार मेयर के और चेयरमैन के चुनाव सीधे डायरेक्ट लड़े गए थे हरियाणा में, और उसमें पहली बार ऐसा था कि लोगों ने सीधा चुनाव, जहां तक पार्षद का चुनाव है उसमें निर्दलियों ने बाजी मारी, जगह जगह बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन चेयरमैन के चुनाव में निर्दलीय को जिताकर सामने लाना, इससे साफ जाहिर करता है कि लोग बीजेपी से नाराज तो है ही हैं, किसी अन्य दल से खुश भी नहीं। अन्य सभी उन्हें खुशी नहीं है। यशवंत भारद्वाज जी। जी भाई साहब, लगातार एक बात हो रही है, आपने बजरंग दास जी को सुना, 2 हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी आपने सुना, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि नाराजगी है किसान आंदोलन को लेकर, और लगातार बीजेपी एक बात कहती रही कि ये किसान नहीं है, ये किसान आंदोलन की आड़ में प्रायोजित है। अगर इतना प्रायोजित होता तो हमें लगता कि कांग्रेस पार्टी को भी बहुत अच्छी सफलता मिल जाती। अगर लोगों को इस बात से खुशी होती कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, किसानों के साथ है, किसान कांग्रेस के साथ हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी को एक आध जगह से और जीत मिल जाती। लेकिन ना तो उन्होंने कांग्रेस को इतना वोट दिया, और बीजेपी से भी नाराजगी दिखा दी है। तो नाराजगी है, शहरी क्षेत्र में भी इतना बेहतर प्रदर्शन ना कर पाना, वो सोचने वाली बात तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि बड़े भाई बजरंग जी ने जितने भी हम पे आरोप लगाए हैं,
आरोप कि निकले भाई। हमने दारू बांटी, बजरंग दास जी हमने सुन रहे हैं, पैसे देखिए बांटे, ये हमने प्रशासन को इस्तेमाल किया। हाँ ये कांग्रेस की इतिहास रहा है। इन्होंने अपना इतिहास एक तो ये दोहराया है। जब भी कांग्रेस सत्ता में रहती है वो इस प्रकार के काम करती है, और भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है। भाजपा में कभी भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। भाजपा कभी भी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती। भाजपा एक सिस्टम से काम करती है। भाजपा में एक संगठन है जो अपना काम करता है। और दूसरी बात आपने अभी अभी जो मेरे को बताई कि किसानों से नाराजगी, हम ये बता दें कि सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनमें बहुत कम लोग किसान हैं। इस किसान आंदोलन की आड़ में ये बहुत सी पार्टियां हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक कर रही हैं। आपके सामने आ जाएंगी बहुत सी चीजें, और आप लोग तो देख भी रहे हो, और बहुत जल्दी इस चीज का समाधान भी होगा। और कोई नाराजगी नहीं है लोगों की। लोगों ने हम पे विश्वास था और विश्वास उन्होंने हम पे जताया भी है। यदि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत होती तो ये प्रत्याशियों को अपने सिंबल पे लड़वाती। इनके पास तो कोई चुनाव लड़ने वाले ही नहीं थे। लेकिन तो अब आप बताइए सर। यशवंत जी, एक बात तो है इस चुनाव में जी कि जो सर। पिछला निगम चुनाव हुआ था हम देख रहे थे, बम्पर जीत हासिल की थी। उसके बाद विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन हालांकि बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन गठबंधन में सरकार बना गई। लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं देख रहा हूं इससे पहले उपचुनाव हुआ बड़ौदा में, वो भी मैंने देखा, सबने देखा, और उसके बाद ये चुनाव आया। ऐसा माना जा रहा था कि शहर में तो अंबाला जैसे शहर में, पंचकुला जैसे शहर में हालांकि आप लोग जीते, वोट परसेंटेज बहुत कम रहा, उदासीन दिखे वोटर। और जब ऐसी बात आती है तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो उदासीनता है वोटर की वो इसी बात को लेकर है कि वो सरकार के खिलाफ तो नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार को वोट भी नहीं देना चाहते। देखो सर, एक तो कोरोना काल चल रहा था। कुछ लोग तो वोट की परसेंटेज भी कई जगह पे हमने देखी है कि काफी सर, आपके रेवाड़ी में 70% लोगों ने वोट डाला है। तो आप रेवाड़ी में तो आप देख ही रहे हो कि मेयर हमारा अच्छा जीता है। नहीं, हमने मना नहीं किया, लेकिन आपने कहा कोरोना काल, इसलिए कोरोना काल का असर दिखा है, लेकिन वो कुछ जगह को छोड़ दे बाकी सब जगह अच्छा खासा वोट पड़ा है। हाँ, तो कुछ जहाँ कम वोटिंग हुई है वहाँ पे कुछ तो कोरोना काल से लोग थोड़ा सा इस चीज से अवॉइड भी लोगों ने किया, तो वोटों परसेंटेज थोड़ी कम रही है। और कहीं पे भी कोई उदासीनता की बात नहीं है। आप देखोगे नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो टोटल हमने कितना मत प्राप्त किया है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी। नहीं, जो एक फर्क की बात आपने की मेयर को छोड़ के, अगर मैं पार्षदों की बात भी कर लूं तो पार्षदों में भी आपके रेवाड़ी में देखा मैंने, वहां पर 5 सीटें जो हैं आपके हिस्से में आई हैं। नहीं सर, 7 आपके हिस्से में आई हैं और 4 हमारे समर्थित हैं। हाँ, और इसके अलावा जो निर्दलीय भी जीते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के ही लोग हैं। रेवाड़ी 5 आई है शमशेर जी, जो 7 आई है सर, 7 आई है मेरे पास जो आंकड़ा मैं बता दूं। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ सर, नोट कर लें बजरंग जी। 8 नंबर चलिए वार्ड, मान 12, 13, मान लेते हैं 19। सर, मान लेते हैं, लेकिन ठीक है आपकी बात। पर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि बहुत बेहतर स्थिति में तो आप वहां नहीं कहा जा सकता, बाकी जगहों पर भी आपका मुकाबला ही रहा, चाहे निर्दलीय के साथ रहा, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कहीं 10 का अंतर है, कहीं 9 का अंतर है। हमारी मेयर 27 वार्डों में, सभी वार्डों में जीती है सर। 27 के 31 में से 27 वार्डों पे हमारी मेयर जीती है। कांग्रेस तो 30वें नंबर पे रही है। कहीं हमारे आसपास भी नहीं थी कांग्रेस तो। बजरंग दास गर्ग जी, उदासीनता होती है मान लिया, लेकिन उसका ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को उस चुनाव में मिल गया। शमशेर जी, ये हकीकत बात है। ये चुनाव होता है भाईचारा का, इस बात में कोई दो। छोटे जो चुनाव होते हैं ना, ये व्यक्ति सीधा संपर्क जो होता है वो काम करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया। मेयर का चुनाव जो होता है एक बड़ा चुनाव एक किस्म का बन गया, क्योंकि बजट का सिस्टम देख लो, शहर का विकास कराना होता है। शहर के साथ कुछ गांव भी हो, इसके साथ नगर निगम में जोड़े गए हैं। मगर मेरे साथी भारद्वाज जी कहते थे भी हम इतने जीते, जबकि मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये घोषणा की भी हमारे सभी कैंडिडेट
मेयर भी हमारे बनेंगे, चेयरमैन भी हमारे बनेंगे, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। ये तो खैर सभी दावा करते बजरंग दास जी, जो तो चुनाव, मैं- हाँ, चुनाव लड़ने कोई भी जाता है। कौन नहीं करता? मेरी हाँ। बात सुनिए। हाँ हाँ, ठीक एक मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, और दूसरी बात, आपके सामने मुद्दे की बात ले लो आप। आज मुद्दा क्या नहीं है, आज देश प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी मुद्दा, एक महंगाई का मुद्दा, आप सुनो प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। महंगाई का मुद्दा, हरियाणा में लाइन ऑर्डर का मुद्दा, और यहाँ तक कि मैं स्पष्ट तौर पर शमशेर जी बताना चाहता हूँ, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा, और सिर्फ हरियाणा के अंदर 60% व्यापार व उद्योग ठप हो चुके हैं, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जब आप रोजगार ही नहीं दोगे तो कैसे प्रदेश तरक्की हम तो करेगा? 70% की गारंटी दे रहे हैं जी रोजगार की, हरियाणा के रोजगार देंगे। उसकी उम्मीद मैं एक मिनट लीजिए, सही, आपने हम तो 70% की गारंटी दे रहे हैं रोजगार देंगे हमारे युवाओं को। यशवंत भारद्वाज जी, आप जब दोगे ना, यशवंत भारद्वाज जी, एक मिनट, रूम देख लो, एक मिनट, हरियाणा जो कृषि उपज प्रदेश शमशेर जी है। नहीं, मैं एक समझ सकता- एक मिनट प्लीज, एक मिनट, और मैं हमारे- बजरंग दास जी, एक मिनट रुको। हाँ, हमने तो खरीद फरोख्त का धंधा बंद कर दिया जी, मेयरों के चुनाव में डायरेक्ट चुनाव करवा के। एक सवाल, नरोला साहब कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट। 70% रोजगार की बात खरीद आई है, फरोख्त बंद करवा दी हमने एक तो। मिनट, अदरवाइज तो हमेशा खरीद फरोख्त होती थी। मैं एक मिनट शमशेर जी क्लियर करना चाहता हूँ, जल्दी से खत्म देखिए करें। आप उनसे पूछ लेना। जहाँ तक बात कही है रोजगार की, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है। हरियाणा के अंदर 80% कृषि मिलर, कृषि की मिलें हैं, अनाज की मिलें बंद हो चुकी है, जिसमें दाल मिले, ऑयल मिले, यहाँ तक कि गवार की 90% मिल बंद हो चुकी है। और यहाँ तक कि राइस मिल ले लो, जो वर्ल्ड के अंदर हमारी फेमस थी, हरियाणा की राइस और पंजाब की राइस मिले, आज कम से कम 50% राइस मिले। लेकिन ठीक है बजरंग दास जी, लेकिन उस उम्मीद की किरण को लेकर आप बात कर रहे हैं, जो आप बात, बजरंग दास जी एक मिनट, जो उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि वो उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उस उम्मीद की किरण को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और जो वोट पड़ा है वो, जैसे कि संगीत शर्मा जी कह रहे हैं, व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के सिंबल को लोग इतना पसंद करते और जो बात आप गिना रहे हैं उन बातों को स्वीकार किया जाता, तो आज हो सकता है कि एक आध सीट पर आप और जीत हासिल करते। नरोला साहब कुछ कहना चाहते हैं। नरोला जी। शमशेर जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के, इनकी बजरंग जी की पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया है कि रेवाड़ी में हम सिर्फ ईवीएम की वजह से हारे। अब बजरंग जी ने तो बहुत सारे कारण बता दिए इनके, यानी एक बड़ा कारण ईवीएम, और मैं देख पा रहा हूँ ईवीएम से हराते, ईवीएम की, जो ईवीएम पे नरोला साहब ठीकरा फोड़ा, तो फिर कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर नहीं होती, दूसरे स्थान पर होनी चाहिए थी। प्रदीप नरोला जी, बजरंग जी ईवीएम रेवाड़ी में खराब थी क्या सर? हाँ, ईवीएम रेवाड़ी में खराब थी। बजरंग दास जी, ऐसे बयान कोई पार्टी का इतना बड़ा नेता देता, आपको लगता है ऐसा? तो फिर अगर ईवीएम सेट करनी थी तो सोनीपत में भी हो जाती, ईवीएम सेट करनी थी, रेवाड़ी पे क्यों रहती सर? हाँ शमशेर जी, हाँ, रेवाड़ी की बात नहीं है, ये तो मुद्दा लगातार चलता ही आ रहा है। पूरे विश्व में ईवीएम सिस्टम नहीं है, तो इंडिया में क्यों? सर, आप देखो बड़ौदा उपचुनाव जीत जाते हैं तो कह देते हैं किसान सरकार के खिलाफ हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीती है। जहां आप जीत जाते हैं तो वहां ईवीएम पे सवाल नहीं होता, लेकिन जहां हार जाते हैं तो ईवीएम आ जाती है। संगीत शर्मा जी, ठीक है, मैं सारी बात मैं भी कर रहा हूं। ऐसी बातें कैप्टन साहब को बोलते हुए अच्छी लगती है क्या? संगीत शर्मा जी, ये जो बातें ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना, और एक बड़ा सवाल इसमें किसान को लेकर बातचीत चल रही है, क्या सच में किसान की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को हुआ है और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है, या ऐसा नहीं है? सर, ये चुनाव जो है वो फिर मैं बोलूंगा हाँ, कि भाईचारे का चुनाव है, बिल्कुल, पहली बात। और बीजेपी को ये लगता है कि किसान मुद्दे पे उनको नुकसान नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इस चुनाव का जो मेन आंकलन है, मैं फिर अपने सब दोहराता हूँ, पहला कि ये व्यक्तिगत चेहरे पे हुआ है। दूसरा, आज का वोटर बहुत समझदार है, वो ये सोचता है कि जिस इंसान को मैं अब मेयर बना रहा हूँ या पार्षद बना रहा हूँ,
उसका पार्टी में क्या सहयोग है। वो सोचता है कि भाई आगे 3 साल 3.5 साल आगे सरकार बीजेपी की है, तो वो आदमी थोड़ा बहुत काम कर सकता है बीजेपी का, अदरवाइज कोई और नहीं करेगा। इस पे भी डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट है तो उसको ये सोच लेते हैं कि लोकल लेवल पे कि यार ये मेरे काम करवा सकता है। उस वजह से उनको 10-15% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, जो सरकार का एक फायदा होता है। आज का वोटर इस बात को समझता है, युवा समझता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाएगा। उसके अलावा इनको किसान आंदोलन का 50% से ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा है। ये हमने बड़ौदा चुनाव में भी देखा, ये छोटे भाईचारे के चुनाव में भी देखा, और ये अगर मुद्दा खत्म नहीं होता है तो आगे बीजेपी बार बार इस चीज को देखेगी, समझेगी, और जब तक समझेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये इनको अभी से समझना पड़ेगा, नहीं तो अब गठबंधन की सरकार बनी है, नेक्स्ट एमएलए या एमपी में इनको ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक और सवाल, जेजेपी के इस चुनाव ने बलि ले ली क्या? ये तो सर पहले ही डिसाइडेड था। अब जो इलेक्शन हुए थे, जिसको जेजेपी को वोट मिले थे, वो बीजेपी के खिलाफ मिले थे। नेक्स्ट चुनाव जेजेपी अकेला लड़ ही नहीं सकती अपना, वो किसके खिलाफ बोलेगी? सरकार भी वो है, विपक्ष भी वो है, सब कुछ वो है। या तो उनको गठबंधन में लड़ना पड़ेगा या पार्टी को खत्म करना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। ये अब हर जगह जो हमारे पड़ोस में टोहाना है, सबसे ज्यादा जो सुभाष बराड़ा को जिता के देवेंद्र बबली जी जीते थे, आज सबसे ज्यादा विरोध उनका हो रहा है। जो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, आज अगर इलेक्शन होते हैं तो वो मार्जिन से हार की तरफ है। हर जगह ये हो रहा है। जेजेपी के जितने भी कैंडिडेट थे, पहली बात तो उनके खुद के नहीं थे, वो टाइम पे लिए गए थे, वो चाहे वो कांग्रेस से नाराज हो, चाहे वो बीजेपी से नाराज हो। और दूसरा, जो जीते भी हैं, जो पार्टी में है भी, उनका भी बहुत ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी का एक मंत्री है अनूप धानक जी, जो उकलाना से सिंबल पे लड़े हैं, और जेजेपी की ही ये टिकट रही है। जेजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोनी को दी है। 7 दिन अनूप धानक जी ने पूरे छोटे से इसमें चेयरमैन के इलेक्शन में दिए हैं। अजय चौटाला जी खुद आए हैं यहाँ पे कैंपेनिंग करने के बाद, लेकिन फिर भी उनके कैंडिडेट को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और वो कैंडिडेट जो कि पूरे इलेक्शन में सबसे मजबूत थे, अगर वो निर्दलीय लड़ते तो एक तरफा उनकी जीत थी। जेजेपी की वजह से उनको दूसरा नंबर मिला है। आज ये बात तो बिल्कुल तय है कि किसान आंदोलन की वजह से जेजेपी के लगभग हर जगह उनको निराशा झेलनी पड़ेगी, और वो झेलनी पड़ी है, दिख भी रहा है। अगर ये इस चीज को नकारते हैं तो इनकी आंखों पे पट्टी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीत शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इस पूरे चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद आपका। मैं नरोला साहब आपके पास आऊंगा अभी, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले छोटा सा कमेंट मैं यशवंत भारद्वाज जी से ले लेता हूं। यशवंत भारद्वाज जी, जननायक जनता पार्टी को लेकर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके गठबंधन में उनके साथ सरकार है। इस चुनाव में बीजेपी को तो कहीं ना कहीं जरूर सफलता मिली है, बहुत ज्यादा ना मिली लेकिन फिर भी मिली है, पर जेजेपी के खाते में एक भी सीट ना जाना, ये गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। गठबंधन इस पे अपना पूरा मंथन करेगा, देखेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन बात हो ही रही है कि मसला किसान का है, स्थानीय मुद्दे हैं, चेहरों को लेकर, जैसे अब चेहरे के उकलाना से बात कर रहे थे, अगर जो प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी से टिकट पर लड़ा, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ता तो वो जीत जाता। ये बात हाँ संगीत जी कह रहे थे, तो इससे ऐसी धारणा हम मानते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीत जाते, ये तो हम मान रहे हैं ना वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीत जाते और हमारी गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो हार गए। चेहरे को लेकर बात हुई, संगीत जी ने बताया कि चेहरा, ये मानते हैं कि ये भाईचारे का चुनाव होता है और इस भाईचारे में चेहरा जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं चेहरे के चुनाव में कहीं गलती हुई है, या फिर कोई ऐसी कमी आपको नजर आती जिन पर मंथन किया जाना चाहिए चेहरे के अलावा? मैंने आपको पहले ही संतोष जी बताया कि जहाँ भी हमारी हार हुई है, हाँ, उस पर सिर्फ नेतृत्व बैठेगा, मंथन करेगा और जो भी कोई कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। ठीक है, मेरे साथ रामपाल बुधवार जी भी जुड़ गए हैं। रामपाल जी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रामपाल जी, छोटा सा कमेंट आपका पहले इसी मसले पर चाहेंगे कि ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव के नतीजे आए हैं निकाय चुनाव के, इसको आपका आकलन किस तरीके से देखता है? ये जो चुनाव हुए
बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस पार्टी, किस तरह से आप देखते हैं, और खासकर निर्दलीय की बात भी करेंगे? देखिए, ये इलेक्शन इसके प्रतीक हैं कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लगभग 1 साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं, रेवाड़ी और पंचकुला, जहाँ बीजेपी को जीत मिली है। चलिए रामपाल जी, रोकूंगा इस बीच, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कृषि कानूनों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बैठक चल रही है, उस बैठक के चलते एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार और किसानों की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। किसानों की 2 मुख्य मांगे सरकार ने मान ली हैं। किसानों की 2 मुख्य मांगों को सरकार ने माना है। विद्युत संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी, यह सरकार ने मान लिया है। सरकार और किसानों की बैठक से जुड़ी एक खबर, विद्युत संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी। किसानों की 2 मुख्य मांगों में से एक मांग यह है, विद्युत संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी। 2 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से एक ये कि सरकार विद्युत संशोधन बिल नहीं लाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश किसानों को बाहर रखा गया है, यानी लगातार जो किसान मांग कर रहे थे उनमें से 2 बातों को सरकार ने मान लिया है। एक, विद्युत संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी, और दूसरा ये वायु गुणवत्ता को लेकर सरकार की तरफ से जो नियम कायदे कानून की बात हो रही थी, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, जिससे किसानों को बाहर रखा गया कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं होगा जो इस वायु गुणवत्ता जो अध्यादेश है इसमें होना चाहिए था, उससे किसानों को अलग कर दिया है। विद्युत संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी, एक बड़ा सवाल यह था जिसको सरकार ने माना, और वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश जिससे किसानों को बाहर रखा गया है। 2 बड़ी बातें जो लगातार किसान मांग कर रहे थे, उनमें से सरकार ने 2 को माना है। हालांकि इसके बाद भी एक एमएसपी की गारंटी को लेकर बात कर रहे हैं, वो सरकार उसको लेकर क्या अपना पक्ष रखती है, लेकिन अभी तक ये 2 बड़ी खबरें आ रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश से किसानों को बाहर रखा गया है। दूसरा, ये विद्युत संशोधन बिल जो सरकार लेकर आना चाह रही थी, वो भी अब सरकार लेकर नहीं आएगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, 2 मुख्य मांगे सरकार ने मानी है आज के इस मीटिंग में, और क्या ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं आपको सीमा जी? देखिए शमशेर, क्योंकि अभी चाय के लिए किसान और सरकार के जो तमाम मीटिंग में बैठे हुए लोग थे वो सब बाहर चाय के लिए आए थे। उसके बाद अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसके बाद भी मीटिंग होगी या इसके बाद बाहर निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, चाय के लिए मीटिंग खत्म हुई थी। लेकिन इन बिटवीन ये खबर निकल के आ रही है अंदर से कि किसान और सरकार के बीच में कहीं बात बनती नजर आ रही है 2 चीज़ों को लेकर के। नंबर 1, जो पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किसानों के ऊपर लगाने की बात थी, उसको सरकार मान रही है कि उसको किसानों को उससे बाहर रखा जाएगा। दूसरा, जो बिजली बिल लेके आने की बात कर रहे थे, उसको भी सरकार मना कर रही है। ये अंदर से जो खबरें अभी तक निकल के आई है, हमने व्यक्तिगत तौर पर जानने की कोशिश की है, लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक हम इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते शमशेर जी। लेकिन ये अपने आप में आज अगर ऐसा होता है तो वाकई ये अपने आप में बड़ी खबर है। कम से कम 2 कदम आगे बढ़ी है सरकार। 4 पॉइंट पे बात होनी थी, और अगर 2 पॉइंट्स पर कहीं सहमति बनती नजर आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें आपके पास सीमा जी लौटेंगे जब बैठक खत्म होगी, उसके बाद क्या ताजा अपडेट आते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण मांगे थी, उनमें से 2 को सरकार ने मान लिया है, लेकिन अभी जो है ऑफिशियल जानकारी आएगी तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन रामपाल बदवार जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान हैं, हम बातचीत कर रहे थे। रामपाल जी, ये जो चुनाव है, इस चुनाव, चलिए रामपाल जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। प्रदीप दरोला जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। प्रदीप दरोला जी, इस चुनाव के नतीजों से आगे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आगे जो भी चुनाव होंगे या विधानसभा का चुनाव होगा, वो भी बात करना जरूरी है, क्योंकि 2 बड़े चुनाव, 2 महत्वपूर्ण चुनाव हरियाणा में हुए, एक बड़ौदा का और दूसरा ये निकाय का चुनाव। इन चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, गठबंधन को अच्छी सफलता नहीं मिली।
इससे क्या बदलाव आप देख रहे हैं? हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? और आगे जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कहां आपको दिख रही है, जेजेपी कहां दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी कहां नजर आती है और बाकी पार्टियों का क्या आपको अस्तित्व दिखता है? क्योंकि इनेलो ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। देखिए शमशेर, निकाय के चुनाव शहरी चुनाव माने जाते हैं और शहरी चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छी रहती है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी को शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता है। और इन चुनाव में अगर लोग बीजेपी को सीधे रूप से फायदा ना देकर निर्दलीयों को आगे ला रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन अभी भी वो ऐसा कोई फैसला नहीं ले रहे हैं जिसमें दूसरी पार्टी को फायदा हो। अभी भी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है बीजेपी को कि हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, अभी फिलहाल हम निर्दलीयों की तरफ हैं, अगर आपने स्थितियों को ठीक नहीं किया तो वो कहीं और भी मूव कर सकते हैं। ये संकेत है, एक फ्यूचर के संकेत है। अभी किसी दल के लिए कोई खुशफहमी नहीं है कि अगर बीजेपी की नाराजगी का लाभ कांग्रेस को या किसी अन्य दल को मिलने वाला है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से नाराजगी शहरी क्षेत्र की मतदाताओं की बरकरार। बदवार जी आपसे बात कर रहे थे, पूरी बात करें। और इस चुनाव के नतीजों से जैसे कि नरोला साहब कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को बता दिया है कि अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला या फिर आप जनता के लिहाज से नहीं चले तो फिर हमारे पास विकल्प बहुत है, हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए शमशेर सिंह जी, जो स्थानीय स्तर का इलेक्शन होता है, मोस्टली जितनी पब्लिक है वो कोशिश करती है कि सत्तारूढ़ दल से गठजोड़ करके मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। लेकिन इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में जो पब्लिक है वो बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज चल रही है। हाँ, ये कह सकते हैं बीजेपी अपने आप को खुश करने के लिए कि इस इलेक्शन में निर्दलीय जीते हैं और कांग्रेस को किसी प्रकार का जनता ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए खतरे की घंटी है। और क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के बाद बड़ौदा इलेक्शन के बाद ये दूसरा इलेक्शन हुआ है और इसमें जो रिजल्ट निकला है पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल के लिए एक संकेत है कि यदि वो सुधरते नहीं है या वो जनता की आवाज नहीं सुनते हैं तो आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये थोड़ा बहुत असर है क्योंकि पंचकुला के अंदर ये मान लीजिए कि किसानों के आंदोलन का प्रभाव नहीं था। अगर यही इलेक्शन थोड़ा ऐसे इलाकों में होता जिन इलाकों के अंदर ये किसान आंदोलन चल रहा है तो मुझे लगता है और भी हालात बुरी होती है। तो सीधी बात है कि बीजेपी को अपने आप अंदर झाँक कर देखना होगा और दूसरी कमियां ढूंढने के स्थान पर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा, वरना आने वाला समय दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक होगा। खासकर बीजेपी के लिए न वो घर के रहेंगे न वो घाट के रहेंगे। पब्लिक जो है एक प्रकार से नकार चुकी है इन दोनों पार्टियों को, अकेली नहीं कि बीजेपी को भी, लेकिन क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो नेशनल बात से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। कहीं ना कहीं कागजों के अंदर भले ही बीजेपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हो, व्यवहार में और फील्ड के ऊपर आप देखोगे तो बीजेपी और जेजेपी काफी पीछे हटने लग रही है और जनता के इनका मोहभंग होने लग रहा है। अम्बाला इसका आपके सामने उदाहरण है जो अनिल विज का गढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ही जीत नहीं सके हैं। सोनीपत का इलेक्शन आपके सामने रहा है, एमपी जीतने के बावजूद भी वहाँ इनको जो ना कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। रेवाड़ी के अंदर लेकिन लेकिन केवल 5 ही 32 में से इसके चुने गए, तो उसका प्रतीक है कि पब्लिक जो है धीरे धीरे बीजेपी से अलग हटने लग रही है। तो ये एक प्रकार का बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, ना कि कांग्रेस के लिए किसी और के लिए जो ना वो उसके कोई अग्रसर होने की बात आती है। परंतु सत्तारूढ़ दल की एक जनता का आक्रोश है जो इस इलेक्शन में प्रकट हुआ है। कांग्रेस के लिए बात करूंगा आपसे रामपाल जी, कांग्रेस पार्टी ने कितने मजबूती से इस चुनाव को लड़ा? आपको नजर आया कहीं कि अंबाला में, पंचकुला में, रेवाड़ी में या फिर सोनीपत में, इन जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने उस दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया? जितना दमखम भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया उतना प्रभाव नजर आया? जो आपस में एकजुटता होनी चाहिए थी वो आपको दिखी या फिर ऐसा नहीं नजर आया जिसकी वजह से हो सकता है कि एक आध सीट कांग्रेस पार्टी और निकाल लेती इनमें से? शमशेर सिंह जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका आपस में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है और स्थानीय स्तर के ऊपर भी अगर हम लेवल पर भी देखें तो भी इनमें आपस में खींचातान है। घुमा फिरा कर चारों जो पूरी पार्टी है वो हुड्डा साहब के इर्द गिर्द घूमती है। शैलजा जी जो है वो भले ही इनके अंदर अपने आप को एक्टिव मानती हूँ, लेकिन
ज्यादा महत्व एमएलए उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जब इनको मौका मिलता है ये उनको नहीं बुला पा रहे हैं। जनता तक जो इनका एक मैसेज होता है विपक्ष का, वो मैसेज ये क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कांग्रेस वाली जनता तक। यही कारण है कि इसमें आप देखो इलेक्शन में तो निर्दलीय बहुत ज्यादा जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो कांग्रेस भी नहीं जीत पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अगर दूसरा विकल्प लोगों ने ढूंढा है तो निर्दलीय ढूंढा है। तो आने वाला अगर कोई इलेक्शन इस तरह का कोई महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है तो मुझे नहीं लगता है जनता निर्दलीयों को महत्व देगी। दो ही पार्टी है, या तो लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा, नहीं तो दूसरा झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। और क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट जाने लग रही तो उसका बेनिफिट जो मिलेगा लास्ट में जाकर वो कांग्रेस को ही मिलेगा। तो जरूरी है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत अगर उसमें तालमेल बन जाता है। यानी ये आप कह सकते हैं रामपाल जी कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो मुकाबला हरियाणा में दो कोणीय मुकाबला होगा, त्रिकोणीय की अभी गुंजाइश आपको नजर नहीं आती है इस चुनाव के बाद, ये आप कह सकते हैं? नहीं, त्रिकोणीय तो हो ही नहीं सकता शमशेर सिंह जी। एक्चुअली जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, जिन इलाकों के अंदर जेजेपी जीती है वो बीजेपी को हरा कर जीती है। तो सीधी बात है कि वहाँ की जनता के साथ तो जेजेपी का एक विश्वासघात काउंट होता है। विश्वासघात किया पब्लिक के साथ में, भले ही आज सत्तारूढ़ दल के अंदर बैठे हुए बीजेपी वाले, लेकिन वहाँ की जो जनता ने अगर बीजेपी को वोट देनी थी तो फिर जेजेपी को जितवा रहे थे वो। वहाँ की जो वोट थी वो टोटली बीजेपी के खिलाफ ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ थी। और जेजेपी हुई उनके पास बैठी हुई है। छोटा सा कमेंट बजरंग दास जी से लूंगा। अभी बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को लेकर सवाल पहले भी खड़े होते रहे, अब भी होते रहे। मौके का फायदा उठाना कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं या फिर उसके बस की बात नहीं? शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से एकजुट है। जहां तक आपने देखा बड़ौदा का जिक्र भाई साहब ने किया, बड़ौदा के अंदर भारी बहुमत से नहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़के, वो चुनाव, ये चुनाव सबसे पूरी बात सुन लीजिए। 30 सेकंड में ऐसा ही सवाल बीजेपी से भी करूंगा। 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताएं। हाँ, बड़ी भारी बहुमत से जीतते हैं हम। आप ये देखिए, दो पार्टी मिलकर बीजेपी जेजेपी दोनों मिलकर ये चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ रही थी। उसके बावजूद, और जबकि मुख्यमंत्री जी और जितने भी मंत्री थी हर जगह जनसभा में ये कहते थे हम आपको सरकार में हिस्सेदारी देने लिए आए हैं, तो ये सरकार हमारी है, अगर हमारे आप चेयरमैन नहीं बनाओगे तो काम कैसे होंगे, हम आपको सरकार में हिस्सेदारी देने के लिए आए हैं। पंचकूला में यहाँ तक कहा, पहले जो मेयर थी, पहले चेयरमैन हुआ करती, मेयर हुआ करती, तो आज जो आलू वालिया जी चुनाव लड़ रही थी तो उसके समय क्या था, उन्होंने आंदोलन किए, चेयरमैन धरने पे बैठी, विकास कार्य नहीं करवा पाई, ना उनको फंड मिला, और आप उनको जिताओगे तो पंचकूला में वही झगड़ा रहेगा। आप सरकार के चेयरमैन जिताओ, आपको हिस्सेदारी देने के लिए आएंगे और आपको करोड़ों रुपए बजट मिलेगा और पंचकूला का पहले से ज्यादा विकास कार्य होगा। ये अप्रूवल खुले तौर पे सरकार ने दी और मुख्यमंत्री जी के मुंह के भाषण है। मैं आपको पूरी ऑडियो, चलिए यशवंत भारद्वाज जी, छोटा सा कमेंट आपका भी। चलिए बजरंग दास जी, ठीक है। यशवंत जी एक बार नहीं है, ये हमारा पहले ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास। और जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस राज में था वो सारा धीरे धीरे करके मनोहर सरकार ने खत्म किया है। जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जितने भी रोजगार दिए हैं, आपने क्या काम किया भारद्वाजी? आप लोगों ने चलिए चर्चा को मुझे विराम देना होगा, क्योंकि आज जो इस चुनाव में निष्कर्ष निकल कर आए हैं उन पर मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करूंगा यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशवंत जी। नरोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, रामपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संगीत शर्मा हमारे साथ पहले जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव में सबक की बात करेंगे। पहले तो जिस तरह से हमारे साथ पैनल में लोग जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के जानकार, उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी का बेनिफिट उन्होंने विपक्ष को भी नहीं दिया है, निर्दलियों पर उन्होंने दांव खेल दिया है, जिसके चलते बहुत सी जगहों पर निर्दलियों को जीत हासिल हुई है।
लेकिन यह भी उनका मानना है कि यह भाईचारे का चुनाव था। इसमें हो सकता है लोगों ने व्यक्ति को सोचकर, उसकी छवि को देखकर वोट किया हो, लेकिन आने वाले चुनाव में जो भी कोई चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा या फिर और कोई बड़ा चुनाव होगा, उसमें मुकाबला इस तरीके का होगा कि अब जो नाराजगी है उसका नुकसान कि भारतीय जनता पार्टी को न उठाना पड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों को किसी बात को लेकर नाराजगी है, वो किसी मसले को लेकर हो, उन मसलों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुलझाया या गठबंधन सरकार ने नहीं सुलझाया, तो उसका नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी को होगा, क्योंकि इन चुनाव में यह साफ हुआ है कि नाराजगी है। कृषि कानूनों को लेकर हो या किसी और मसले को लेकर हो, नाराजगी तो है। अब उस नाराजगी को दूर करने की अगर कोशिश सरकार करती है, गठबंधन सरकार करती है, तो फिर यह मान लिया जाए कि आगे किसी चुनाव में उसको फायदा होगा। लेकिन अगर नाराजगी दूर नहीं कर पाई सरकार या गठबंधन सरकार, तो उस नाराजगी का फायदा विपक्ष को हो सकता है। लेकिन विपक्ष के लिए भी सवाल है कि विपक्ष का हाईकमान आज भी बिखरा बिखरा सा है। हरियाणा में भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, यहां पर भी वो अलग अलग टुकड़ों में काम कर रहा है। अगर वो भी इसी तरह से बटा रहा तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता सरकार के लिए तब भारी पड़ सकती है जब सरकार लोगों की नाराजगी को दूर नहीं करती है। और नाराजगी को सरकार ने दूर कर लिया तो फिर बीजेपी के लिए आगे का कोई चुनाव आसान हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वोटर्स ने नाराजगी दिखाई है, चाहे वोट न डालने को लेकर दिखाई हो या फिर बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट न देकर दिखाई हो। यह साफ आज की चर्चा में हुआ है। फिलहाल मेरे की चेयर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।